हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब बस अपनी पढ़ाई ऐसे करिए कि जैसे आपका हर दिन आखिरी हो। बस ये सोच के पढ़ने बैठिएगा कि कल मेरा एग्जाम है, फिर आपको पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, फिर आप मतलब पूरे प्रोडक्टिव पढ़ाई को कर सकते हैं। बस एक मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, बस आप इतनी पहचान अपनी बना लीजिए ना, नंबर परसेंटेज जो भी आए, लेकिन आपको अपनी पहचान इतनी बनानी है कि अगर आप कुछ गलतियां करें ना, तब भी लोगों को सोचना पड़े कि हाँ ये गलत है या सही है। बस अपनी पहचान और खुद को इतना साबित करके रखिए। बस यही अगर आपके लाइफ में आ गया तो फिर आप कोई भी जंग को आसानी से जीत सकते हैं। तो आइए हम केमिस्ट्री के आज बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को देखते हैं कि आखिर बायोमोलिक्यूल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और इस पे 100% श्योर है कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। पूरी गारंटी है कि इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं। और 7 सेट बनते हैं तो 7 सेट में अलग अलग यहाँ से पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है। फिर उसके बाद कभी कभी आपसे ग्लूकोज की संरचना पूछ देता है, कभी कभी इसी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आज हम पूरे 1 शॉट में कार्बोहाइड्रेट का करेंगे एंड। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं क्लास का शुरुआत। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बायोमोलिक्यूल्स में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। और ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो 7 नंबर में ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको 7 नंबर लेने के लिए 7 नंबर लायक तो लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो आपको पता ही है कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट उन्हीं से हमें प्राप्त होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं तथा प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों का बृहद समूह, कार्बोहाइड्रेट का एक बृहद समूह बनाते हैं। ये जुड़ जुड़ के आपस में बहुत समूह बना लेते हैं, इसीलिए तो इनका वर्गीकरण करना पड़ता है। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कुछ यहाँ पे उदाहरण की, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंड राइबोज, सुक्रोज। ये सभी आप उदाहरण में यहाँ पे लिख देंगे। अभी इन्हीं सभी का हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। एक चीज और आप यहाँ पे रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स के भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं, सैकेराइड भी कहते हैं। जो सैकेराइड वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में सैकेराइड का मतलब ही होता है शर्करा। तो आप कभी ये आगे आप देखेंगे हर जगह सैकेराइड लगता है तो हम तो वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट का कह रहे हैं, तो ये कहाँ से सैकेराइड आ गया। तो सैकेराइड का मतलब होता है, सैकेराइड आपके पास एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है शर्करा, और कार्बोहाइड्रेट को ही सैकेराइड कहा जाता है। इतना आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिख देंगे। फिर इसका आप सामान्य सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पे H2OY। ये हो जाएगा आपके पास, इसका सामान्य सूत्र होता है कि जनरली इसी टाइप का आपको जो ग्लूकोज होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो देखने को मिलेंगे। अब इतना कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखने के बाद आप आ जाएंगे वर्गीकरण पे और वर्गीकरण को अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वर्गीकरण से ही ये आपको सारे नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में किया गया है। अब इनको लिखने के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तो नंबर करके लिख देंगे कि पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। फिर आपको मोनोसैकेराइड को डिफाइन भी करना पड़ेगा वर्गीकरण में कि आखिर मोनोसैकेराइड किसे कहा जाता है। तो मोनोसैकेराइड पता चल रहा है कि ये सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है, मोनो लगा यानी एक ही है। तो
आपको ये पता चल जाएगा ना कि इसे हम अपघटित नहीं करा सकते हैं। तो आप इसके थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोस में और अधिक सरल यौगिकों में अपघटित नहीं करवा सकते, उसे हम कहते हैं ग्लूकोज, अरे सॉरी मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड के फिर आपके बाद इसके बाद उदाहरण लिख देंगे एग्जाम्पल में आप, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हो गए आपके पास मोनोसैकेराइड के उदाहरण। अब जो ओलिगोसैकेराइड होता है, ये अगेन इसे हम डिवाइड कर देते हैं 3 भागों में। एक होता है डाइसैकेराइड, दूसरा होता है ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, और आपके पास तीसरा आ जाएगा टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। और यहां से आपको डाई, ट्राई और टेट्रा का मतलब पता होना चाहिए। तो डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4, ये तो पता ही होगा। अब इसी से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि जब हम डाइसैकेराइड का अपघटन करवाएंगे, अपघटन, तो ये 2 मोनोसैकेराइड में टूटेगी, 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, जब आप ट्राइसैकेराइड को अपघटन करवाएंगे, यहां से अपघटन, तो यहाँ पे 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, 3 मोनोसैकेराइड। और जब टेट्रा को करवाएंगे अपघटन, तब आपको यहां से 4 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, मोनोसैकेराइड। यहाँ पे हम ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप इसको हिंदी में लिख लेंगे। एक लाइन का ये हो जाएगा कि जब भी हम डाइसैकेराइड का अपघटन करवाते हैं तो ये 2 मोनोसैकेराइड में टूट जाता है। फिर हम जब ट्राइसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि जब हम इनका अपघटन करते हैं तो अपघटन के फलस्वरूप इनके 3 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। फिर टेट्रासैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पे हमें 4 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, तो उसे हम टेट्रासैकेराइड कहते हैं। इतना आप लिखेंगे तो इसमें 2 पेज में तो ये आराम से आपके पास हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाइएगा पॉलीसैकेराइड पे। तो पॉलीसैकेराइड हैं वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अत्यधिक, 1 2 ना लिख के आप यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, मोनोसैकेराइड प्राप्त हो, उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो इतना आप लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे जैसे उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं। डाइसैकेराइड का उदाहरण क्या आ जाता है आपके पास, सुक्रोज आ जाता है, ये सभी सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। सुक्रोज हो गया। और वैसे पॉलीसैकेराइड में आपके पास बहुत सारे, जैसे पॉलीसैकेराइड में आप लिख सकते हैं यहाँ से गोंद जो निकाल बनता है, गोंद, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ये आपके पास हो जाएंगे इसके उदाहरण। तो इतना अगर आप कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए और उसके बारे में लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे नंबर लॉन्ग क्वेश्चन का है तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन इतना करने के बाद आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो लाइन वाइज ही आप लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मतलब अभी 12th में आपको सारी चीजें लाइन वाइज ऐसे करके लिखना होता है।
तो यहाँ पे हम समझाने के लिए इतना इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर सके। आपको शॉर्ट नोट बनाते चलना, ये नहीं कि हम क्लास देख लिए बस हो गया, आप ऐसे क्वेश्चन को बनाते चलिए। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण और कार्बोहाइड्रेट से आपसे इतना ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, उसकी संरचना पूछी जा सकती है और ग्लूकोज की अभिक्रियाएं पूछी जा सकती हैं कि ग्लूकोज इससे अभिक्रिया करेगा। 2-3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम अभी देख लेते हैं। कभी कभी आपसे दे देगा कि ग्लूकोज की, नीचे 2 दे देगा कि इससे अभिक्रिया से प्राप्त कीजिए कि आप यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे। फिर ग्लूकोज की चक्रीय संरचना क्या होती है और ग्लूकोज की हावर्थ या पाइरेनोज संरचना क्या होती है। तो ये जो संरचना वाले ग्लूकोज में बच्चे बहुत बार गलती कर जाते हैं कि जब वो चक्रीय पूछता है तो वो आके उसमें हावर्थ संरचना बना देते हैं। और तो आज हम उसको पूरा क्लियर कर लेंगे कि किसे हम चक्रीय कहते हैं और किसे हम हावर्थ संरचना कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्लूकोज और उसके बारे में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हम ग्लूकोज, जैसे हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड का जो उदाहरण है ग्लूकोज है और ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आप पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं बहुत तरीके से। तो आइए हम उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा ये जा सकता है कि ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं। तो ग्लूकोज को हम सुक्रोज की अभिक्रिया HCl या H2 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। तो अगर हम बनाने की विधि देखें तो सबसे पहले हम यहाँ से मतलब सुक्रोज जो चीनी का फार्मूला होता है C11 C12 H22 O11 और इसकी अभिक्रिया हम HCl या H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, तब हमें यहाँ से प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब आपको ये कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ से कि आखिर हम इसमें से किसको ग्लूकोज बोले और किसको हम यहाँ से फ्रक्टोज बोले। तो यहाँ से देखिएगा कि हम एक को यहाँ से किसी को नाम देते हैं, ये हमारे पास ग्लूकोज आ गया और ये हो गया आपके पास फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज होता है इसे हम आगे भी संरचना में पढ़ेंगे, तो इसको हम D प्लस से दिखाते हैं और इसे हम D माइनस से प्रदर्शित करते हैं। एक जो ध्रुवण होता है ना, इसका यहाँ पे प्लस का मतलब होता है ध्रुवण, मतलब जो चिन्ह लगाए गए हैं प्लस और माइनस का। तो प्लस है तो वो दक्षिणावर्त होगा और माइनस है तो वामावर्त होगा। तो जो प्लस वाला होगा हम उसे ग्लूकोज कहेंगे और जो माइनस वाला होगा उसको हम फ्रक्टोज कहेंगे। अब हमें ग्लूकोज की संरचना जो प्राप्त होती है उसके लिए हमें अब यहाँ से प्रूफ देना होगा कि आखिर जो ग्लूकोज की संरचना है बताइए कि उसमें क्या क्या उपस्थित है और उनको हमें पुष्टि करवानी होती है कि ये ग्रुप उपस्थित है कि नहीं। तो उसके लिए हमें बहुत सी अभिक्रियाएं करवानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम उस अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। तो ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो आपके पास होती है CHO COH4 एंड CH2OH। अब इसी संरचना को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। और आप ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि ग्लूकोज एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अब आपके पास इस समूह में पुष्टि करवानी है कि क्या इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। तो सबसे पहले अगर आपको दे दे कि एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करवाइए तो आप HI से रिएक्शन करवा देंगे, HI की उपस्थिति में उसे हीट करवा देंगे, तब आपको वहां से N-हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। N-हेक्सेन प्राप्त होगा यहाँ से, यानी CH3 CH2 CH3। आप इसे N-हेक्सेन बोल सकते हैं, हेक्सेन। तो जब भी आप
यहाँ से क्रिया करवाएंगे HI की उपस्थिति में, या तो आपको दे देगा कि ग्लूकोज की निम्न से अभिक्रिया करवाइए, नीचे लिख देगा HI, NH2OH, HCN, फिर एसिटिक एनहाइड्रेट, आपको ये सारी चीजें लिख देगा और आपको क्रिया करवानी होगी। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ये दिखाती हैं कि जो ये ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है यहाँ पे। वैसे ही जब आप ये वाले रिएक्शन करवाएंगे कि जब हम NH2OH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तब क्या प्राप्त होगा, तब आपके पास प्राप्त होगा CHO यहाँ से हटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और OH ये जुड़ जाएगा। फिर यहाँ जो है CHOH का टेट्रा एंड CH2OH, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीन। कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीन बनाने आप ऑक्सीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब भी ग्लूकोज के अभिक्रिया NH2OH से आप करवा देंगे नाइट्रो हाइड्रोक्साइड से, तब आपको प्राप्त हो जाएगा ऑक्सीन। और ये जो दोनों हैं, ये आपके पास दोनों हैं, ये पुष्टि करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, COOH समूह की पुष्टि करते हैं। यानी आप ये दोनों अभिक्रिया करके आप कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि करवा सकते हैं। इस वाले से भी जब आप HCN से भी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से भी आप पुष्टि करवा सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, उपस्थित होता है। तो जब आप HCN से उपस्थिति करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो O है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब जब आप HCN से रिएक्शन करवाते हैं तो CHOH ये तो पूरा रहेगा ही, और यहाँ CH2OH। अब यहाँ पे एक OH और एक CN जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड जब हटता है तो। और इसका जो नाम होता है वो होता है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। तो जब भी आप HCN से अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको साइनोहाइड्रीन प्राप्त होगा। ग्लूकोज की अभिक्रिया साइनोहाइड्रीन से करवाएंगे तो यहाँ पे भी पुष्टि हो रही है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो उपस्थित है। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाइए। तो जब आप यहाँ से ब्रोमीन जल से करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पे प्राप्त होता है ग्लूकोनिक अम्ल, COH 4C2H, और इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती हैं जब भी आप ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये सब ग्लूकोज की अभिक्रियाएं हैं। एक अभिक्रिया और भी बची है यहाँ पे कि जब हम एसिटिक एनहाइड्रेट से करवाएंगे, या आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज में आपने एल्डिहाइड ग्रुप को तो प्रूव करवा लिया कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि OH ग्रुप उपस्थित है, ये आप कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो ये आप एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करवा देंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे OH वाला ग्रुप है। तो आप यहाँ पे CHOC डबल बॉन्ड O CH3 का टेट्रा एंड CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, ये जब आपके पास प्राप्त हो जाएगा तब आप बता सकते हैं कि इसमें 5 ग्रुप उपस्थित है। ये जो अभिक्रिया है ये OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है। ये हो गया आपके पास यहाँ से सारे ग्लूकोज की अभिक्रियाएं जब आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद ये संरचना की ही पुष्टि हो रही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि आप चक्रीय संरचना बनाइए, और एक आपके पास आएगा कि हावर्थ या
वो तो बहुत कम होता है कि हार्वर्थ या पायरो ने संरचना पूछे, लेकिन चक्रीय संरचना ग्लूकोज की तो पूछती है। और ये जितने भी अभिक्रियाएं करवाएं आप, ये सारी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें से ये जो रिएक्शन हो गई, ये वाली और ये वाली, ये दोनों और ये चारों मतलब एक तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप को यहां से आप लिख सकते हैं CHO समूह की पुष्टि। और यहां से केवल एक अभिक्रिया आपके पास जब एसिटिक एनहाइड्रेट से करवा रहे हैं तब आपके यहाँ से पुष्टि हो रही है, OH समूह की पुष्टि कर रहे हैं। तो ये होती है आपके पास अभिक्रियाएं। और कभी कभी आपसे ऐसे करके पूछ देगा कि ग्लूकोज की इनसे अभिक्रिया करवाएंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए भी आप याद रख लें कि NH2 से करवाएंगे तो ये प्राप्त होगा, ऑक्सीन HCN से करवाएंगे तो साइनोहाइड्रीन, ब्रोमीन जल से करवाएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल, और जब एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाए तो 5 समूहों की हमें क्या मिल गई, पुष्टि मिल गई। तो अब हम देखते हैं इसके बाद कि आखिर ग्लूकोज की चक्रीय संरचना हम किसे कहते हैं। अब हम पूरी चक्रीय संरचना का डिफाइन करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे करते हैं रिमूव। अब देखिए हमने सारी अभिक्रियाएं करवाई तो हमें ग्लूकोज की ये संरचना मिलती है, और यही ग्लूकोज की एग्जैक्ट संरचना होती है कि इसमें OH और H कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये संरचना हमें कैसे मिली है, ये संरचना हमें कैसे ये पूरी संरचना प्राप्त हुई है, तो हम ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN NH2OH एंड Br2 जल यानी ब्रोमीन जल से कराने पर एल्डिहाइड ग्रुप की एल्डिहाइड समूह की पुष्टि होती है, और ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाने पर ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि होती है, और यही आप सारी चीजें देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज की एग्जैक्ट संरचना है वो आपके पास ये है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप की हमने HCN से अभिक्रिया करवाई, HI से करवाई, NH2OH से करवाई और ब्रोमीन जल से करवाई, तब हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप तो है। और 5 हाइड्रोक्सिल समूह 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल समूह की पुष्टि हमें एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाए, तब हमें मिल गई कि यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित है, यानी ये आपके पास ग्लूकोज की संरचना हो गई। लेकिन ग्लूकोज की हम चक्रीय संरचना बनाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे परीक्षण थे जो कि मतलब ये दर्शा रहे थे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है तो ये सिप परीक्षण देते हैं, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होते हुए भी ये सिप परीक्षण नहीं दे रहा था। अब इसकी मतलब पुष्टि करने के लिए तब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना आई, और चक्रीय संरचना में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में उपस्थित नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ की जो चक्रीय संरचना आती है आपके पास, चक्रीय संरचना से आप क्या करेंगे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका कारण क्या था। ग्लूकोज में CHO ग्रुप समूह
उपस्थित होते हुए भी सिर्फ परीक्षण नहीं देता है, सिर्फ परीक्षण नहीं देता है। ऐसा था। तो अब वो कौन सा ग्लूकोज है कि मतलब इसमें एल्डिहाइड, ये वाले तो सही है, ये सारे उपयुक्त, ये सिर्फ परीक्षण दे रहे थे एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन कुछ ऐसी संरचना थी कि जिसमें हम ग्लूकोज में पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप एक सिर्फ परीक्षण किया जाता है तो वो बता देता है कि यहाँ से इस अभिक्रिया में मतलब इस यौगिक में एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन ऐसा मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज सिर्फ परीक्षण ही नहीं दे रहा था। तो उसकी संरचना जब हम देखते हैं, चक्रीय संरचना आपके पास कैसी होती है, तो चक्रीय संरचना, इसमें कार्बन तो 5 रज्जुरेखीय श्रृंखला में जुड़े ही होंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें आप OH जोड़े थे, देखिए यहाँ पे वॉइस था, इधर आपके पास H है, फिर इधर OH, इधर H, इधर OH और इधर H, इधर OH, इधर H, 1 2 3 1 2 3 4 5 CH2OH, ये हो गया आपके पास। और उसमें आप देखे थे कि यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन पे आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप था, लेकिन जब चक्रीय संरचना बनती है तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होके ये आता है आपके पास ऑक्सीजन, और ये आके ऐसे जुड़ जाता है और यहाँ उपस्थित होता है आपके पास हाइड्रोजन। तो ये संरचना आपको मिलती है, इसे ही हम चक्रीय संरचना कहते हैं। और ये संरचना 2 तरीके से है, एक आपके पास ये हो गई और एक संरचना आपके पास सी 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 1 2 3 4 5 एंड 6 पे 6 नंबर के कार्बन पे तो आपके पास क्या जुड़ जाएगा, CH2OH ही जुड़ा रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, OH इधर चला आता है और H इधर चला आता है, फिर H OH OH H OH H। अब ये जो 5 नंबर का कार्बन है यहाँ पे O से जुड़ जाता है और इधर आपके पास आ जाता है H। तो जैसे ये दोनों संरचना में आपको बस 1 नंबर के कार्बन पे डिफरेंस दिख रहा है, ये जो 1 नंबर का कार्बन है आपके पास, यहाँ पे जो OH है इस साइड है और यहाँ पे जो OH है इस साइड है, यानी एक तरफ बाएं मतलब राइट साइड है और एक तरफ लेफ्ट साइड है। तो इसे हम बोलते हैं, इसी को आपके पास बोला जाता है D अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और इसको नाम दिया गया है बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये आ जाती है आपके पास संरचनाएं, और इसी को हम बोलते हैं चक्रीय संरचनाएं। एग्जैक्ट संरचना ये है, और जो चक्रीय संरचना में आप ये वाली बनाएंगे। अब इसके बाद हम एक पाइरोनोस वाली और हावर्थ संरचना देखते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन उपस्थित है तो ये पाइरोनोस से थोड़ा सा मैच कर रहा था, क्योंकि पाइरोनोस में भी जो 6 कार्बन और 1 ऑक्सीजन द्वारा वो जुड़ा रहता है, तो मतलब 5 कार्बन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा, उसमें जुड़े होते हैं, तो इसीलिए उसके थोड़ा सा मैच कर जाती है वहां पे, तो हम उसको हावर्थ संरचना या पाइरोनोस संरचना बना लेते हैं। लेकिन जब भी आपके पास ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पूछेगी तो आप ये वाली संरचना बनाएंगे। कभी भी वो जो अभी आगे का हम देखेंगे, बच्चे मतलब बहुत कंफ्यूज होके कि देखते हैं बेंजीन जैसा ये दिख रहा है तो यही हमारे पास चक्रीय संरचना है, और वो गलती से उसे बना देते हैं, फिर एग्जामिनर्स का नंबर नहीं मिलता है तो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि नंबर क्यों मिला। तो एक बार प्लीज आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें देखिए कि हम अल्फा किसे बोलते हैं, बीटा क्यों बोलते हैं, तो OH ग्रुप जब आपके पास राइट साइड में उपस्थित हो तो अल्फा बोलिएगा, और जब OH ग्रुप
पहले नंबर के कार्बन का ही देखना है, ये नहीं कि हम इधर नीचे देखते हैं। पहले नंबर के कार्बन पे लेफ्ट साइड में जुड़ा हो तो उसे हम बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। तो यही आपके पास अल्फा और बीटा में डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि डिफरेंस भी आपको क्या है कि इसमें एक नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप जो होता है वो राइट साइड में जुड़ा होता है, उसे हम अल्फा कहते हैं। और जिस ग्लूकोज में जो OH ग्रुप पहले नंबर के कार्बन वाला होता है वो लेफ्ट साइड में जुड़ा होता है तो उसे हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। तो अब आइए इसके बाद हम हावर्थ संरचना या हम जिसे पाइरोनस संरचना बोलते हैं उसे भी देख लेते हैं, कभी कभी वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और इतना देखने के बाद ग्लूकोज पे सारे टॉपिक आपके पास क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आपसे ग्लूकोज में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने देखना है कि आखिर इस संरचना का आया ही क्यों, हम क्यों नहीं इस संरचना तक रह गए। लेकिन कुछ और भी परीक्षण थे जो परीक्षण हमें नहीं मिल रहा था, तो ये देखिए अब इसमें कहीं भी आपको एल्डिहाइड समूह नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया कि अब एल्डिहाइड समूह नहीं है, तब ये मतलब अपनी नॉर्मल अभिक्रिया जो होती है वो दे सकता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम हावर्थ संरचना डीएनए ग्लूकोज की देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर हम इसे पाइरोनस या हावर्थ संरचना क्या होती है। तो जो आप ग्लूकोज की दोनों चक्रीय संरचना होती है उसे हम हेमी एसिटेल बोलते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, उसको क्या हम नाम देते हैं, हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल। और ये इनके दो रूप होते हैं। अभी आपने देखा था कि कार्बन पे बस जो पहले नंबर के कार्बन की उपस्थिति के कारण हमें एक को अल्फा नाम दिए थे, दूसरे को हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज और इसको हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये था आपके पास चक्रीय संरचना वाला जो कि हमने पीछे बना देखा। अब देखिए जो पाइरेनोस होता है ना, पाइरेन ये है आपके पास पाइरेन में क्या होता है, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन चक्रीय रूप में जुड़े होते हैं जिसे हम पाइरेन कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे थे जब इसकी संरचना बनाए थे कि 5 कार्बन थे और 1 ऑक्सीजन चक्रीय रूप में जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए इसको हम इस तरीके की संरचना दे देते हैं और इसी को हम पाइरेनोस संरचना बोलते हैं या तो हावर्थ संरचना बोला जाता है। और इसमें भी हम अल्फा बीटा करके ही लिखते हैं। तो ये तरीके से आप हो गया है, 2 बेंजीन बना लीजिए, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। तो जो 5 है वो तो चक्रीय में और 1 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस यही रहेगा कि एक में जब OH आप नीचे की साइड जोड़ रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे अल्फा, या तो ऊपर इस तरीके से ही बना लेंगे, इस तरीके से ही। तो मान लीजिए जो नीचे फर्स्ट कार्बन होगा तो उसमें आपको देखे थे ना उधर राइट साइड में जब भी OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, या इसे आप ग्लूको पाइरेनोस बोलेंगे। और इसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे OH ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा, फिर यहाँ पे OH और H और यहाँ पे OH H और यहाँ पे OH नीचे H और यहाँ पे भी H रहेगा। तो इसे हम बोलेंगे बीटा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोस। तो ये हो गई आपके पास पाइरेनोस संरचना। तो जब भी हावर्थ संरचना या पाइरेनोस संरचना पूछे तो ये बनाएंगे, और जब भी चक्रीय पूछा जाए तो उसे हमें हेमी एसिटेल की 2 संरचना प्राप्त होती है, अल्फा डी ग्लूको हेमी एसिटेल और बीटा डी ग्लूको हेमी एसिटेल। तो ये था ग्लूकोज के बारे में सारी जानकारी। अब हम इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम प्रोटीन किसे कहते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, फिर विटामिन किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हम प्रोटीन किसे कहते हैं।
एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर बताइए। ये कभी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रासायनिक फार्मूला तो दोनों का भी क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6। और ये प्राप्त होते हैं सुक्रोज को, जब हम चीनी को मतलब इसु शर्करा जिसे बोलते हैं उसको हम HCl या H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां से हमें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब वहां पे हम पहचान कैसे करेंगे, तो एक प्लस होगा एक माइनस, एक D+ ग्लूकोज और D- होगा तो उसे हम फ्रक्टोज बोलेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है इसके प्रथम नंबर के कार्बन पे कीटोनिक समूह उपस्थित होता है और जो फ्रक्टोज होता है इसके द्वितीय कार्बन पे कीटोनिक समूह की उपस्थिति होती है। फिर इसकी जो संरचना है वो पाइरेन से मैच करती है और इसकी संरचना फ्यूरेन से मैच करती है। पाइरेन मतलब क्या होता है, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। ये भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि 5 और 1 कार्बन की चक्रीय संरचना पाइरेन से समानता दिखाता है और ये 4 कार्बन तथा 1 ऑक्सीजन फ्यूरेन से समानता दिखाता है। और ये आप एक संरचना उसकी बना देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। डिफरेंस नाम भी लिख सकते हैं कि इसे हम D+ ग्लूकोज बोलते हैं और जब D- फ्रक्टोज, ये हो गया आपके पास ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तो ये छोटा सा था टॉपिक कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं विटामिन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम देखते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन क्या है, तो आप प्रोटीन क्या है और इसके कार्य का वर्णन कीजिए। ये आपके पास 60 क्वेश्चन में मतलब लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि प्रोटीन किसे कहते हैं। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु है। प्रोटीन एक जैव अणु है। फिर इसके स्रोत, जिसके स्रोत दूध, दही, मूंगफली, दाल, ये सभी इसके स्रोत हो जाते हैं। और फिर प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो देखिए प्रोटीन एक जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक जीव मतलब किसी भी जीव की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन जीव के शरीर की वृद्धि के लिए और आरक्षण के लिए, यानी चोट लग जाती है तो उसको मतलब टूटे फूटे चीजों की मरम्मत करने में भी जो कार्य करता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो इतना आप लिख लेंगे कि प्रोटीन इतना कार्य करता है कि आरक्षण या मतलब अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, यानी चोट लग जाती है या कोई चीजें टूट फूट जाती हैं कभी कभी हमारे हाथ में भी, तो प्रोटीन्स की अगर सही मात्रा ली जाए तो वहां पे वो जल्दी से मतलब भर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइंट हो सकते हैं। और मेन इसका जो रीजन होता है कि शरीर में वृद्धि, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कोई भी अगर शिशु में तो वो वृद्धि नहीं कर पाता है सही से, मतलब वो छोटा रह जाता है, जिससे मतलब कई प्रकार की बीमारी को, जैसे यहाँ से जो बीमारियां होती हैं क्वाशियोरकर तथा मैरास्मस नाम की बीमारियां होती हैं। अब प्रोटीन बना किससे होता है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है। अल्फा अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं और लगभग 20 अमीनो अम्ल मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। अब 20 अमीनो अम्ल को, जो अमीनो अम्ल को भी हम आगे डिफाइन करते हैं, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरे को हम अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो जो इसमें से 10 होते हैं वो आवश्यक होते हैं और जो 10 होते हैं वो अनावश्यक होते हैं। मतलब ये कि जो आवश्यक होते हैं ये हमें पोषक
पड़ता है और ये हमारे शरीर में बनते हैं, शरीर में निर्मित होते हैं, उन्हें आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं उसमें से 10 हमें पोषक तत्वों से मतलब पोषक लेना पड़ता है, और जो 10 होते हैं वो हमारी शरीर खुद ही निर्माण कर लेती है। जैसे वैलिन, अर्जिनिन, ये सभी क्या होते हैं, ग्वानिन, ये सभी अमीनो अम्ल हैं। तो अमीनो अम्ल, आखिर कभी कभी आपसे अमीनो अम्ल की संरचना भी पूछ दिया जाए कि अमीनो अम्ल, तो एमीन ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलके बनाते हैं एमीन का निर्माण करते हैं। दोनों एमीन ग्रुप और CHO ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, एमीन का निर्माण करते हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी प्रोटीन के बारे में। अब पूछा जा सकता है कि आपके विटामिन किसे कहेंगे, तो सबसे पहले आपको विटामिन की परिभाषा लिखनी होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा विटामिन को मतलब कैसे वर्गीकृत किया गया है, फिर उनमें उनका नाम भी लिखना होता है। तो सबसे पहले आप जब विटामिन की परिभाषा लिखेंगे तो सबसे अच्छी परिभाषा आपको अब 12th में आ गए हैं तो आपको काम चलने वाली डिफिनेशन नहीं, थोड़ी अच्छी डिफिनेशन लिखनी होगी। तो ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का समान रख रखाव होता है। यानी देखिए, तो विटामिन होता है ना, अगर स्वस्थ होना है तो हमें विटामिन की सही मात्रा मतलब अधिक मात्रा में लेना होगा, और विटामिन की अगर कमी होती है तो तरह तरह के रोग हो जाते हैं, जिन रोगों को भी आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। MCQ में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो विटामिन है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है जल में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील होता है वो आपके पास ADE जो होता है वो आपके पास विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो B and C होते हैं। और B को अगेन कई भागों में बांटा गया है, B1, B2, B5, B6, को तो B12, इन चीजों में विटामिन मतलब B को भी आगे जाके वर्गीकृत किया गया है। तो जो विटामिन A होता है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, D का होता है आपके पास कैल्सीफेरॉल, E का जो नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल, K का फाइलोक्विनोन, ये नाम होते हैं आपके पास। और C को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। वैसे ही B1 को हम बोलते हैं थायमीन, इसको बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन, इसका नाम होता है ऐसे इसी तरीके से C को पिरिडॉक्सिन, और B12 को साइनोकोबालामीन, तो ये हो गया आपके पास रासायनिक नाम। और याद रखिएगा विटामिन A की कमी से जो होता है वो रतौंधी रोग होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन E को कमी से मतलब बंधिता रोग होता है, और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और थायमीन से क्या होता है मतलब B1 की कमी से बेरी बेरी होता है,
B2 की कमी से क्या होता है आपके पास, ऐसे करके स्कॉर्बी। फिर उसके बाद जो विटामिन B6 होते हैं, इसके पेर्निसियस, जो विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन, पर्निसियस ल्यूकेमिया होती है, यानी RBC की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को तो आप पहले भी पढ़े होंगे, तो एक बार यहाँ पे देख लेते। कभी कभी MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए एक MCQ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो कि हमारे शरीर में मतलब एकत्रित मतलब रहती नहीं है, तो वो कौन है। आपको पास AD की जो भी दे देगा, तो आप वहाँ से C लगा सकते हैं भी, क्योंकि ये जो होती हैं मतलब अगर जल में घुलनशील है तो ये घुल जाती हैं, तो मतलब स्टोर नहीं होती हैं, तो ये जल में घुलती चली जाती है। तो इसीलिए हमें इसकी मात्रा लेनी पड़ती है हमेशा। विटामिन C की कमी, C जो भी खट्टे चीज़ होती है उसमें पाया जाता है, तो हमें लेना होता है। और विटामिन C की जो कमी से होता है वो क्या होता है, स्कॉर्बी रोग हो जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं मैंने, क्या होता है, स्कॉर्बी। B1 इम्पॉर्टेंट है, इससे होता है बेरी। फिर यहाँ से रेटिनॉल से रतौंधी, D से रिकेट्स, टोकोफेरॉल यानी E से आपके पास होता है बंध्यता, और E से होता है, अरे सॉरी, कैसे, तो ये हो गया आपके पास प्रोटीन तथा विटामिन। और लास्ट टॉपिक आपके पास न्यूक्लिक एसिड बचा हुआ है जैव मॉलिक्यूल्स में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। फिर आपका ये जैव मॉलिक्यूल्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इन्हीं सभी क्वेश्चन, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके पास मिल जाएगा। तो प्लीज सेशन को अच्छे से देखते चलिए और सभी को लिखते चलिए, कि ताकि आपको एक बार रिवीजन होता चला जाए। तो आइए हम देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसमें लास्ट टॉपिक जैव मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप न्यूक्लिक अम्ल की डिफिनेशन लिखेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल हम किसे कहते हैं, जैसे देखिए हम कहते हैं ना कि हम अपने पूर्वजों जैसे दिखते हैं। तो आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़े होंगे कि अनुवांशिकता का नाम सुने होंगे। तो उसमें एक पदार्थ होता है कि जो कि एक लक्षण मतलब को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं, और इस प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहा जाता है। तो वो जो पदार्थ होते हैं वो जिससे मिलके बने मतलब होते हैं, वही न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। अगर बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको थोड़ा सा बस यह जानना है कि अनुवांशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण ही मतलब हम जो अपने पेरेंट्स से कुछ समानता दिखाते हैं और कुछ भिन्नता भी दिखाते हैं। तो जो समानता दिखाते हैं वो अनुवांशिकता कहलाता है। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, और जो कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो कोशिका के नाभिक में जो कण अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास DNA और एक होता है आपके पास RNA। इसे हम बोलें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये आपके पास हो गया फुल फॉर्म। तो एक होता है DNA और एक होता है RNA। अब इसमें जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा, और वो भी कौन सी होती है, पेंटोज शर्करा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेंटोज शर्करा। जब भी इसको हम
डिफाइन करेंगे डीएनए को तो आपको वहां पे नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा मिलेगा। यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा, नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है, दोनों में तो एक ही चीजें मिल रही है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्षार, वहां पे भी नाइट्रोजन क्षार। तो इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड लास्ट साइटोसिन यानी AGTC यहाँ पे पाया जाता है डीएनए में। और नाइट्रोजन में A तो वैसे ही रहेगा, G भी वैसे ही रहेगा, C भी वैसे रहेगा, लेकिन T की जगह आपके पास U आ जाएगा जिसका नाम होता है यूरेसिल। तो यही हो जाता है, कभी कभी आपके पास अंतर भी लिखने के लिए आ जाए तो एक आप लिख सकते हैं इनका नाम कि इसमें डिऑक्सीराइबो शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, इसमें नाइट्रोजन क्षार थायमीन होता है और इसमें थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। जो आरएनए होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, एक होता है rRNA और एक होता है tRNA, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो जब राइबोसोमल आरएनए होता है यहीं पे होता है प्रोटीन का निर्माण। तो देखिए एक चीज होता है डीएनए के पास रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, यानी ये जो होता है खुद अपनी जैसी संरचना बना सकता है खुद से खुद। तो एक सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है कि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए संश्लेषण करता है प्रोटीन का, और डीएनए खुद से खुद डीएनए बनाता है। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं रेप्लिकेशन, और ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये चीजें कहलाती हैं, और ये होता है ट्रांसलेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसलेशन। ये होता है डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे हम ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बनता है तो हम इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। जो डीएनए होता है इसकी जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित होती है, और इसको दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, इसका मॉडल प्रस्तुत किया था। यानी आपके पास जो डीएनए की संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। तो जब भी कभी दे दे तो आप ऐसे बना सकते हैं, और बीच में आपके पास वही नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और कौन से नाइट्रोजन क्षार आप यहाँ पे लिखेंगे, ATCGAT। याद रखिएगा जो A होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और C होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये होती है आपके पास डीएनए की संरचना, ऐसे बना सकते हैं आप वहां से और लिख सकते हैं इस तरीके से। ये द्विकुंडली संरचना हो गई आपके पास डीएनए की और आरएनए की। इतना ही आपको केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, कोई विस्तार से एकदम केमिकल्स पूरा उतना नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी आप प्राइम पूछ सकते हैं, तो अगर ये 3 यहाँ से ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा। ये होता है कार्बन की संख्या है इसमें कि एक में फास्फेट समूह 3 से जुड़ता है और एक में 4 से जुड़ता है। तो उतना डिप नहीं जाना है आपको केमिस्ट्री में। बस आपसे पूछेगा कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उसकी डिफिनेशन दे देंगे, इसके प्रकार को। तो छोटे में पूछा तो आप यहीं तक बता देते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग पूछा तो ये डिफाइन कर देंगे। और जब ग्लूकोज की डीएनए की संरचना पूछ देगा तो आप ये डीएनए की संरचना बना सकते हैं कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया था, और ये वहां पे आपको बना देंगे। तो डीएनए की संरचना वाला भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जैव मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होता है खत्म। तो आई होप आप लोग को जैव मॉलिक्यूल्स पूरा अच्छे से समझ में आया हो, और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जैव मॉलिक्यूल्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सेशंस को अच्छे से देखना है और सारी चीजों को समझना है। तो अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी के साथ यहाँ पे करते हैं सेशन का एंड। तो थैंक यू, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट क्लास में।
और प्लीज़ अपने मोटिवेशन को हाई रखिएगा। बस मेहनत से पढ़ते रहिए कि एग्ज़ाम तक जाके आप एकदम इतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाए कि एग्ज़ाम्स के एक दिन 24 घंटे पहले आपको बुक खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस ये दिमाग में रखिए, आपके पास खुद ही मोटिवेशन रहेगा। और इस समय सब चीज़ों को त्याग दीजिए, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।